नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तराखंड भ्रमण पर आए नेपाल के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान नेपाल और भारत के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता रहा है। दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। नेपाल भी चाहता है कि वहां भी उत्तराखंड की तरह सामाजिक और आर्थिक विकास हो। नेपाली प्रतिनिधिमंडल को मानसखंड मंदिर माला मिशन और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण जैसी योजनाओं का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को नेपाल आने का भी न्योता दिया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के प्रतिनिधिमंडल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां की जो भारत नेपाल सीमा जहां मिलती है, वहां पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियां एक समान हैं। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो उस प्रतिनिधिमंडल का यह भी मानना है, यह भी हमसे कहना है कि नेपाल को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने कहा है कि नेपाल को आगे बढ़ने के लिए हमारे स्तर पर जो भी उनके लिए सहयोग हो सकता है, हम उसमें अपना सहयोग करेंगे। हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना का प्रेजेंटेशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के, और कैलाश जो हमारा बाबा कैलाश की भूमि है मानसखंड, उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र, चूँकि जैसे मानसखंड मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र जो है स्कंद पुराण में नेपाल में भी उल्लेख है। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ से हम लोग यहाँ पर उसको डेवलप कर रहे हैं, नेपाल भी उसको आगे के लिए डेवलप करे। इनक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया है। उन्होंने नेपाल आने का आमंत्रण दिया है, और जब भी योजना बनेगी हम लोग नेपाल जाएंगे, और परस्पर सहयोग से भारत के साथ नेपाल भी आगे बढ़े। सीधा रुख करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से बड़ा आश्वासन सीएम धामी ने दिया है नेपाल के प्रतिनिधिमंडल को कि हर संभव मदद की जाएगी, और क्या कुछ चर्चा रही है? देखिए, नेपाल से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है जो यहाँ की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों को देख रहा है और चर्चा कर रहा है। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो सरकारी आवास में है, इसमें नेपाल से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। और अब ये प्रतिनिधिमंडल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य लोगों से मुलाकात कर रहा है। नेपाल हिंदुस्तान का पड़ोसी राज्य है और उत्तराखंड से भी इसका गहरा नाता है, क्योंकि पिथौरागढ़ और उसके आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां रोटी बेटी का पुराना संबंध रहा है नेपाल से। आज भी शादी विवाह होती है। गोरी और काली नदियां इन दोनों की सीमाओं को जोड़ती हैं। चंपावत में यदि बनबसा हम आए तो बनबसा का बॉर्डर पार करते हम सीधे महेंद्र नगर नेपाल पहुंचते हैं। तो एक बहुत पुराना रिश्ता भी है। तो ये मुख्यमंत्री ने अपने बयान में भी कहा है, अपनी बाइट में भी कहा है कि मैंने यही आश्वस्त किया है कि यदि भारत की तरक्की से वो खुश हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो नेपाल की जो मदद होनी है, जो नेपाल को आर्थिक मदद या किसी भी प्रकार से जो राज्य या केंद्र सरकार मदद करना चाहती है, कर रही है। और जो भी वो अपनी तरक्की के लिए चाहते हैं, उसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर वो स्वयं प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो एक ये बड़ा आश्वासन है मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया है नेपाल से प्रतिनिधिमंडल ने। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि जैसे ही कार्यक्रम बनता है तो नेपाल विजिट भी करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए खास ये मुलाकात रही है। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक निलंबित।
उप निबंधक रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। बीते दिनों सीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस में की थी रेड, तो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर सस्पेंड किया गया है रामदत्त मिश्रा को। आईजी स्टाम्प ने जारी किया है सस्पेंशन का आदेश। मुख्यमंत्री बोले हैं जमीनों के जालसाज छोड़े नहीं जाएंगे। तो उप निबंधक रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। आईजी स्टाम्प ने जारी किया है सस्पेंशन का आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा है जमीनों के जालसाज छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आज की ये बड़ी खबर है। बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह ना हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें। इसकी सुदीप बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए सीधा स्पष्ट कर दिया है सीएम धामी ने कि जालसाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, बीते दिनों राजधानी देहरादून में एक शिकायत आई कि जो रजिस्ट्री दफ्तर और रिकॉर्ड रूम के जो दफ्तर हैं, इसमें कई पुरानी और बड़ी संपत्तियों के कागजात या तो गायब हैं या उनमें गड़बड़ है। जिलाधिकारी ने जब विस्तृत जांच एडीएम से कराई तो गड़बड़ पाई गई। इसके बाद एफआईआर हुई। शनिवार का दिन था। मुख्यमंत्री चुपचाप बड़ा गोपनीय तरीके से 2:30 बजे रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे और एक एक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश दिए जिलाधिकारी को कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती हो, सीसीटीवी पुख्ता हो और जो अनुभाग गड़बड़ लग रहा है जांच होने तक उसे सील कराया जाए। जिलाधिकारी ने इन्हीं निर्देशों का पालन किया। इस बीच स्टाम्प विभाग भी अपनी जांच कर रहा था और उसने अपनी जांच के आधार पर जो उप निबंधक हैं देहरादून में तैनात रामदत्त, उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जो सचिव वित्त हैं दिलीप जावलकर, वो भी रजिस्ट्री दफ्तर का मुआयना करने गए थे। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दफ्तर है। लोग जीवन भर की जमा पूंजी किसी तरह व्यवस्था करके एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं कि कभी वो आशियाना बनाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, परंतु जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि ज़मीन का सौदा कोई और कर चुका है, अभी मौके पर कोई और बैठा हुआ है। इस प्रकार की शिकायतें देहरादून में बहुत आम हो चली थी। इस पर एक कड़ी और एक बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार ने करते हुए एक मिसाल पेश की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों पर इसमें एसआईटी गठित हो चुकी है। इसमें डीआईजी रैंक के एक ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और एक वित्त विभाग के अफसर हैं जिन्हें शामिल किया गया और आज एक रजिस्ट्रार सस्पेंड भी कर दिए गए। तो बताता है मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और इस प्रकार की सरकारी दफ्तर में गड़बड़ करने वालों को कतई भी वो बख्शने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट उनका रुख है और सख्ती से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला में एरो सिटी निर्माण व किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले पर हो रही राजनीति और धरने प्रदर्शन पर एक बार फिर स्थिति साफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बिना हितधारकों से बातचीत किए सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेगी, लिहाजा लोग किसी भी अफवाह से बचें और किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको बताते चले, बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने डोईवाला में प्रदर्शन किया था। हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी उन्हीं की सहमति से वो आगे बढ़ने वाला है। हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड में विभिन्न जातियां जनजातियां निवास करती हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के नौजवान देश की सेनाओं में अलग अलग एजेंसियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ की सुरक्षा, अखंडता और एकता राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर राज्य सरकार पहले दिन से गंभीर है, जिसका जल्द ही परिणाम भी दिखेगा। उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दिल्ली दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे महेंद्र भट्ट। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी साथ रहे, जिस दौरान ये मुलाकात हुई। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। तो प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे हैं। 24 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ने पुलों की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में शुरुआती जांच में 2200 पुलों में से 86 पुल खतरनाक स्थिति में पाए गए हैं। सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे का कहना है कि जांच अभी जारी है। 1000 के करीब पुलों की जांच होनी अभी बाकी है। अब ऐसे पुलों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है जो मामूली मरम्मत से ठीक हो सकते हैं या पूरी तरह उन्हें नए रूप से तैयार करना होगा और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कराया जा रहा है। सचिव के मुताबिक डेंजर जोन में आने वाले गढ़वाल मंडल में करीब 66 कुमाऊं में 26 पुल पाए गए हैं। मालन नदी का पुल जो पिछले बारिश में जिसमें एक डैमेज हो गया था, एक पोर्शन उसका टूट गया था, तो उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं और एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करेगी और अगर जो उनका सजेशन आता है कि अगर जो पोर्शन टूटा है उसको रिपेयर करके उसको दोबारा बना के उसको हम लोग फंक्शनल कर सकते हैं और आगे कोई और खतरा नहीं है, किसी और पिलर में कोई खतरा नहीं है, तो उस तरह से चालू करेंगे। और अगर वो कहते हैं कि इसको रिपेयर कराना ठीक नहीं होगा, नया बनाना है, तो फिर उस तरह से निर्णय लिया जाएगा। पुल तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कनेक्टिविटी पहाड़ में तो पुल के माध्यम से कनेक्टिविटी होती है। एक वैली से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो सारा इशू जो है पुल से रिलेटेड है। तो क्योंकि 86 बड़ा नंबर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सारे पुल ऐसी स्थिति में नहीं होंगे जिसमें मेजर रिपेयर की आवश्यकता होगी। तो जो भी रिपेयर का इसमें खर्चा आएगा वो हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बियर करेंगे। जो बड़े रोड्स के ऊपर पुल हैं, जो बड़े पुल हैं हमारे, उनको मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसको तत्काल उस पर काम करना शुरू किया जाएगा और जो बड़े एस्टिमेट हैं उनको हम लोग स्टेट से या किसी और फंडिंग एजेंसी से हम लोग फंड कराएंगे और जिनमें माइनर रिपेयर की आवश्यकता है, छोटे मोटे बजट की आवश्यकता, उसको तत्काल रिलीज करके उनको तत्काल चालू किया जाएगा। मालन नदी के पुल में जो एस्टिमेट बना था वो आपदा प्रबंधन विभाग को गया था और आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा था कि उनके नॉर्म्स में नहीं आता क्योंकि 75,000 और 4 करोड़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उसके बाद जो हमारे डिवीज़न के अधिकारी थे उन्होंने जनपद स्तर पे इसको प्रयास किया था कि जो मिनरल फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, उसमें उन्होंने ट्राई किया था उसको बजट करने फंड एलोकेशन के लिए, तो वहाँ पे भी पैसा नहीं मिल पाया। जब तक उन्होंने HOD ऑफिस को भेजा वो एस्टिमेट, उसी दौरान में वो पुल टूट गया। तो ये इसीलिए इंश्योर किया जा रहा है मेरे द्वारा इस बार कि जो भी पुल हैं उनमें जो भी एस्टिमेट हैं उसकी फंडिंग का अरेंजमेंट करना का डिसीजन जो है यहाँ से लिया जाएगा।
वो चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से आना हो या डीएमएफ से आना हो या कहीं से भी आना हो, पैसा इशू नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं से हम लोग करेंगे ही मैनेज। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इस जगह से उस जगह फाइल जा रही है या डिसाइड नहीं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जेएस मर्तोलिया ने न्यूज 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मर्तोलिया का कहना है कि यूके SSSC की कार्यप्रणाली बदली है, युवाओं का विश्वास पाने के लिए सभी लोगों ने मेहनत की है। यूके SSSC में अब कोई भी एग्जाम लंबित नहीं है, सभी विवादित परीक्षाओं के पेपर करा लिए गए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में वन दरोगा का फिजिकल एग्जाम होगा। सुनिए और क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है। लगातार विवादों में रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक जबरदस्त कार्यप्रणाली बदली है। सिस्टम जहां ट्रांसपेरेंट हुआ है, वहीं एक सप्ताह के भीतर परिणाम आ रहे हैं तो 10-10 दिनों के भीतर युवाओं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। करीब करीब सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं, 1-2 परीक्षाओं को छोड़ दें। कुछ परीक्षाएं जो लंबित हैं और कुछ अन्य विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूके SSC में देखा। हर आदमी इसको शक की निगाह से देखता था, इसको मिली भगत की संस्था मानता था, तो ये कैसे कायाकल्प हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मिली भगत हो। हाँ, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं हुई, जिससे नेचुरली वो होगा ही होगा। देखिए, कोई ऐसी चीज़ होती तो मेरा विश्वास कम होने लगेगा, और उस विश्वास को पाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी होगी। उसमें एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी आप कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट किया उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने क्या अपनाए और कितने समय में आपने रिजल्ट निकाला, ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ अपने जो हमारे पास जो अपने कार्मिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसको भी हमें दक्ष बनाना पड़ेगा। अगर वो दक्ष नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने दक्ष बनाने का भी कोशिश किया, लड़कों की ट्रेनिंग भी कराई, लोगों को इवन कानून जो हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, माननीय सुप्रीम कोर्टों के जो आदेश थे, वो भी हम लोगों ने कम से कम लोगों के संज्ञान में डाला। अपने एम्प्लॉयज़ को बताने की कोशिश की कि इस लाइन पर काम करेंगे हम लोग। और हम आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विवादित 3 पेपर थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और समय से मैंने कोशिश की 10-11 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट हमने अपने स्नातक स्तरीय का भी निकाल दिया है। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है। पुराने जो भर्ती थे वो प्रोसेस में है, और हमारी कोशिश है कि हम अगस्त में इन सब चीज़ों को निपटा करके आगे के काम की प्रारंभ करने की कोशिश करें। वन दरोगा के 316 पदों पर जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कब से आगे की कार्रवाई आयोग शुरू करने जा रहा है? उसमें सिंगल बेंच ने माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया था हमारा प्रोसेस को। वो अभी हमें कल हाई कोर्ट डबल बेंच से उसमें रिलीफ मिल गया है। हम अगस्त फर्स्ट वीक में उसका फिजिकल शुरू करेंगे। इसमें करीब 359 बच्चे नए पास हुए हैं पिछले भर्ती के मुकाबले, और उनका फिजिकल होना है दोबारा, और हम अगस्त फर्स्ट वीक में इसको प्रारंभ करेंगे। सर, एलटी भर्ती में जो कला के अभ्यर्थी थे उनको 2 साल खाली हाथ रहना पड़ा। कुछ कानूनी वजहें, कुछ दूसरी वजहें एक बाधा बनी। इसका क्या निर्णय आगे हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या शासन से कुछ गाइडलाइन आनी है या आप लोग अपने स्तर से निर्णय लेंगे? नहीं, इसमें हमें कुछ करने को नहीं है। अब कोर्ट ने शुरू में स्टे कर दिया था, और वो स्टे चलता ही रहा। स्टे के बाद कोर्ट ने फाइनली, माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश दिया था कि इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्ज़ाम हो। आज वही स्थिति है। इसमें कुछ लड़के रिव्यू करने कोर्ट में गए भी थे डबल बेंच में, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिला है, और डबल बेंच ने ये कहा है कि आप 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे संज्ञान में शायद ये आया है, मुझे बताया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को परमिशन मिल गई है। शायद ये रिव्यू में दोबारा जाएंगे उच्च न्यायालय में। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। सर, पिछली बार हुई स्तरीय परीक्षा और वन दरोगा में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा परीक्षा पास कर ले गए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है, और क्या आप लोगों ने उसको वेरीफाई कराया? हाँ, पिछले भर्ती में जो 615 बच्चे डीवी के लिए पिछले बार बुलाए गए, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि डबल बुलाते हैं हम लोग, उसमें 252 के आसपास बच्चे हैं जो दोबारा पास हुए हैं। बाकी सारे बच्चे नए हैं, जो नए सिरे से क्वालिफाई किया है। उन्हीं बच्चों का फिजिकल होना है। मतलब एक अच्छी संख्या है जो उसके जो दोबारा नए लड़के जिन्होंने मेहनत की हुई इस एग्जाम में पास हुए हैं।
सर, एलटी भर्ती में आयोग द्वारा 2 साल बाद आंसर की जारी हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ सवालों के उत्तर गलत भी मिले थे जिसको बदलना पड़ा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बच्चों को पता है सवाल गलत है, क्या आयोग के पास एक्सपर्ट्स नहीं है या कोई और वजह है? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कि हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ था वो वैसे ही रहा, एज इट इज रहा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन था वो पुराने दोबारा एक्सपर्ट आए। इसमें एक एक्सपर्ट पहले था, उस एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ उनकी अलग राय थी। फिर माननीय कोर्ट के आदेश से एक नई टीम बनाई गई और उसमें 5 एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उनके द्वारा जो फाइनल निर्णय ये दिया गया कि उनके निर्णय के हिसाब से हमने फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया। वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। और हाँ, ये थोड़ा सा है कि हमारे जब हम पेपर बनाते हैं उसमें मॉडरेशन के टाइम पर इसको ठीक से देखा जाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, उसका हम प्रयास जरूर करेंगे। हम मॉडरेशन भी 1 या 2 लेवल तक जाएंगे, ताकि कोशिश करेंगे तो इस तरह से विवादित प्रश्न या इस तरह का जिनका आंसर स्पष्ट ना हो जिससे बच्चों को भी नुकसान ना हो और कमीशन को भी टाइम वेस्ट ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बहुत फुल प्रूफ मानी जाती हैं, वहाँ आंसर गड़बड़ नहीं होते, प्रश्न सवाल गलत नहीं होते, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुछ अन्य परीक्षाओं में भी यूकेएसएससी ने अपने प्रश्नों को डिलीट किया है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट को ठीक से देखें और अच्छे बुक्स पर रेफरेंस पर जाएं, एक होता है कि हम अच्छे बुक्स पर जाएं जो प्रोमिनेंट टाइप के जो बुक्स हैं उसके रेफरेंस से क्वेश्चन बने, एक होता है नॉर्मल कोचिंग सेंटरों के जो बुकलेट है उनसे हम क्वेश्चन बनाएं, तो दोनों फ़र्क हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम क्वेश्चन बनाएं भविष्य में, हमने किया भी था, अभी प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि वो ऐसा प्रश्न हो जो अच्छे रेफरेंस बुक के साथ उसका आंसर हो। और जो रोज़ किताबें रोज़ लिख रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में रोज़ किताब लिख रहे हैं लोग आजकल, तो लोकल राइटर प्लस जो लोकल कोचिंग सेंटर में जो किताबें लिख रहे हैं लोग, उनके रेफरेंस से ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन किसी गूगल से उठा लिया, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें डिस्प्यूट क्या होता है कि उसी तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपके यहाँ आ गया तो फिर आदमी लड़का कहते हैं सब देखिए उस कोचिंग सेंटर इतने प्रश्न आए। मेरी कोशिश है कि हम पहले क्वेश्चन बने, उसके बाद एक उस पर मॉडरेशन हो, ऊपर लेवल पे एक और टीम बने, वो उसको देखे, फिर एक उसके ऊपर एक और टीम हो। तो फाइनल करने से पहले तीसरे मॉडरेशन पर हम फाइनल करके इस कोशिश करें कि इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर चैलेंज होता भी है तो वो फिर सफल न हो। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। मिनिमम चैलेंज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वही प्रयास हम भविष्य में करेंगे। सर, अभी हालिया दिनों में जब परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से होने लगी, परिणाम आने लगा, इसके बावजूद भी कुछ कोचिंग सेंटर लग गए विवाद फैलाने में, अफवाह फैलाने में, पेपर लीक कराना, अफवाह फैलाना, युवाओं में आक्रोश पैदा करने में इन कोचिंग सेंटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इनके विरुद्ध आप लोग कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, इसी स्नातक स्तरीय में हुआ था, आपने रिजल्ट देखा, जिस 2 लोगों ने, जिसने भी देखा होगा उन्होंने उसको देखा कि उसके नाम उसका जगदीश सन ऑफ कुंदन करके था, कि उसके 16 नंबर आए पटवारी वाले एग्ज़ाम में, और यहाँ टॉप 5 में कैसे आया। ठीक है। दूसरा था, 2 थे जिनके फादर नेम दोनों का सेम था, उन्होंने कहा 2 भाइयों का सिलेक्शन हुआ है और ये लगता है कि इसमें नकल हुई। उन लोगों ने अपना डाला सोशल मीडिया में, उसको लोगों ने फिर फॉलो किया, उस पर लिखना शुरू किया। हमारे संज्ञान में आ गया था तुरंत और हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद एक लड़का तो उसमें ऐसा था जो कुंदन की बात, जो जगदीश सन ऑफ कुंदन की बात कर रहे हैं, उसकी एज 39 के आसपास है, जो लेखपाल भर्ती में बैठ ही नहीं सकता, वहाँ 27 साल है, तो वैसे ही ख़त्म हो गया वो। दूसरा, वो दोनों लड़के जो 2 भाई वो अलग अलग हैं, कोई कहीं का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उनसे कोई दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। और मज़े की बात, सारे बच्चों ने सारे एग्ज़ाम अच्छे किए हैं। मैंने पुराना इनका देखा, सब अच्छा किया लोगों ने। ठीक, आपको अगर कोई संशय है आप कमीशन से बात करिए, कमीशन के संज्ञान में लाइए, वो बात समझ में आती है। लेकिन सोशल मीडिया में डाल करके उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रति ठोस कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में एक बात और आई है, ये दोनों कोचिंग सेंटर जिन्होंने ये चलाया है, ये दोनों भी एग्ज़ाम देते हैं। अफसोस की बात है, जो बच्चा खुद एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा, दूसरे को कोचिंग करा रहा है। किस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे मुझे नहीं पता। हमने FIR कर दिया है, रायपुर थाने में चला गया है, और हम इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। और इलीगल तरीके से कोचिंग चला रहे होंगे तो कोचिंग करने भी बंद करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम इसमें बहुत सख्ती से निपटने के मूड में। आपको कोई दिक्कत है, आप कमीशन आइए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। हमेशा आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आइए ऑफिस, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया में उन्माद फैलाएंगे तो फिर आपके पास कार्रवाई होगी। यह भी हम लोगों ने
इसमें भी किया था जो कनिष्ठ सहायक वाले में कि हम ये कर देंगे, कमीशन में ये कर देंगे। हमने उनको भी हमने LIU को भेजा है कि इनके बारे में चेक करिए, ये किस संगठन के लोग हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अब आगे का एजेंडा क्या है यूकेएसएससी के पास, क्योंकि लगभग आप सारी बाधा पार कर चुके हैं और वन दरोगा को लेकर जो पेंच था वो भी कोर्ट से लगभग खत्म हो चुका है। अब उसमें DB याद की प्रक्रिया, यानी सारा कामकाज आप 10 से 12-15 अगस्त तक निपटा सकते हैं। आगे यूकेएसएससी के पास क्या काम बचेगा? अभी हम लोग आज शाम को हमारी एक मीटिंग है जिसमें हमारे नियम कानून, हमारे एक्ट, उसमें जो माइनर चेंज करनी है या जो डिफ़िकल्टीज हमें 5-6 महीने में हमको मिली, उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, उस पर हम रिवाइज़ करके अपना संचालन नियमावली रिवाइज़ करने की बना रहे हैं। अभी आज फाइनल हो जाएगा और गवर्नमेंट को हम सबमिट करेंगे। और हमारे पास करीब 550 के आसपास लगभग इतना हमारे पास अध्याचन एक और पड़ा है जिसको हम कर सकते हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा सेक्शन उस पर काम कर रहा है। और फ्रेश जो अध्याचन है, क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट हो गया था तो हमारे पास वो नहीं आ रहे हैं, अभी वो पब्लिक सर्विस कमीशन जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, उस एक्ट को अमेंड करके जो हमारा काम था वो हमें वापस कर दिया जाए। उसमें गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, जब भी गवर्नमेंट डिसीजन ले, मुझे लगता है गवर्नमेंट को डिसीजन, जब भी उनका डिसीजन होगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सारे एग्ज़ाम को कराने में बिना किसी बाधा के कराने में हम अब सक्षम हैं और गवर्नमेंट को ही हमें वापस कर देना चाहिए। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन GS मर्तोलिया, जिन्होंने कई सवालों पर बहुत खुलकर अपनी राय दी। इसमें सबसे बड़े 2 सवाल हैं। पहला, जो एग्ज़ाम में यूकेएसएससी द्वारा जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं उसमें जो प्रश्न गलत होते हैं उसकी खामियां दूर होंगी। दूसरा, ऐसे कोचिंग सेंटर जिनका काम ही है परीक्षाओं को लेकर अफवाह फैलाना, गलत जानकारियां देना, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई होगी और कोचिंग सेंटर बंद तक कराए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने मांग सरकार से भी की है कि उन्होंने अपना काम पूर्ण कर लिया है, नया काम यानी नई परीक्षाएं, नए अध्याचन का मौका यूकेएसएससी को दोबारा दिया जाए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।